केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले तो हम लोग समझ लेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखो इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी चीज़, एक किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है, जब वो स्टेबल हो जाए, उसके एक्सटर्नल फोर्सेस अपोजिट इस अकॉर्डिंग लग रहे हैं कि वो बॉडी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। मतलब वन साइड के फोर्सेज एंड अदर साइड के फोर्सेज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे कि ये इस कैप में मैं क्या कर रहा हूँ, या तो मैं इस तरह दोनों बराबर फोर्स लगा रहा हूँ इस कैप के लिए। जब मैं दोनों साइड बराबर अपोजिट फोर्स लगाऊंगा तो भी ये पेन ना तो इधर जा पाएगा ना ही इधर जा पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपोजिट फोर्सेस लगा रहा हूँ। या मैं इसको पुल कर रहा हूँ, अपोजिट इक्वल फोर्स लगा के पुल कर रहा हूँ, यानी कि अपोजिट इक्वल फोर्स में लगा रहा हूँ, तभी भी पेन ना ये इधर पेन जा पाएगा, पेन का जो कैप है ना इधर जा पाएगा ना ही इधर जा पाएगा। तो हम यहाँ पर इस पेन की इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम कहेंगे। चलो अगर ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है इस बुक के ऊपर या टेबल के ऊपर, तो ये भी इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसे जिस फोर्स से खींच रही है उतना ही ये नॉर्मल रिएक्शन भी दे रहा है। मतलब अपोजिट, यानी पेन जो फोर्स, एक जो थ्रस्ट दे रहा है कॉपी में, ये रजिस्टर में, तो रजिस्टर पलट के एक फोर्स दे रहा है, अपोजिट रिएक्शन दे रहा है। तो ये क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम ही तो हुआ ये भी, तो है ना। तो जब फोर्सेस अपोजिट फोर्सेस इक्वल हो जाए तो उसे हम इक्विलिब्रियम बेसिक टर्म में कहेंगे। तो क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम इन केमिस्ट्री। तो द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब आपने क्या किया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आप बना रहे हो, ठीक है ना। तो जब रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट की तरफ बन रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ बन रहा है, वो जो रिएक्शन हो रहा है उसका रेट की बात हो रही है कि किस स्पीड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, और पलट के प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनने की जो इसकी स्पीड है, जो रेट है, जब वो दोनों बराबर हो जाए, दोनों का रेट एक पॉइंट में आके बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो होता क्या है एक्चुअली में, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, तो होता है रिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस में होता क्या है कि प्रोडक्ट, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हो, ठीक है ना। तो जब दोनों के रेट, यानी कि आपने जो भी कॉन्सेंट्रेशन लिया है, अब वो बन रहा है प्रोडक्ट, और रिवर्सिबल में प्रोडक्ट को हम लोग रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। तो जब दोनों का रेट एक पॉइंट में आके इक्वल हो जाए, तो वो उसको हम लोग बोलेंगे, मतलब वो जो उस अचीवमेंट को बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ए प्लस बी, यहाँ दो रिएक्टेंट्स हम बना रहे हैं, ए बी प्रोडक्ट टू ए बी, ठीक है ना, बना रहे हैं। तो इसका जो सिंबल होगा कुछ इस तरह देना है, सिंबल देखो इस तरह, यानी कि आपका फॉरवर्ड जा रहा है, प्रोडक्ट की तरफ बन रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ बन रहा है। देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाता है, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा। बहुत सारी चीज़ें, पेपर को आपने आग लगा दी, ठीक है, आपने लेटर लिया उसे जला दिया गुस्से से, किसी भी वजह से, तो वापस वो लेटर नहीं बन पाएगा, ठीक है, वो पेपर वापस कन्वर्ट नहीं हो पाएगा राख से, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर पेस्ट से आपने पेस्ट निकाल दिया तो वापस भरना मुश्किल हो जाएगा, नॉर्मल प्रोसेस से तो नहीं भर सकते हैं। ठीक इसी तरह बैटरी है रिमोट की, नॉन रिचार्जेबल, तो आप लोग बैटरी खत्म हो गई हम लोग फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैटरी वापस रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर रिमोट की बैटरी की बात करें नॉन रिचार्जेबल, तो वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे उसे। और ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें HCl NOH से मिलकर क्या बन जाएगा, NaCl H2O बनता है। लेकिन NaCl H2O से वापस तुम HCl अलग नहीं कर सकते हो, NOH अलग नहीं कर सकते हो। ठीक इसी तरह प्रेसिपिटेशन में NaCl और AgNO3 को हमने AgCl प्लस NaNO3 बना दिया, तो वापस इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। 2Mg प्लस O2 को 2MgO बनेगा, लेकिन वापस को अलग अलग ऑक्सीजन इसमें से अलग नहीं कर सकते हो। ठीक, अब ये तो आपने केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये इरिवर्सिबल है, इसको वापस आप रिवर्स यानी वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिवर्सिबल में ही हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। मतलब सेंस ही वही बन रहा है, इक्विलिब्रियम मतलब अपोजिट तो कुछ हो, है ना। अब एक तरफ प्रोसेस हो रहा है तो फिर वो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, हमने एक तरफ प्रोसेस, एक तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, अगेंस्ट एक फोर्स लगेगा तभी तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा। तो रिवर्सिबल जैसे कि N2 प्लस O2 2NO हो जाएगा,
तो 2NO को वापस हम लोग क्या कर सकते हैं, N2O2 में बना सकते हैं, वो उस प्रोडक्ट को वापस सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह N2N 3H2 हम क्या बना रहे हैं, 2NH3, ठीक है ना। तो 2NH3 मतलब बोलो ये कौन सा कंपाउंड हुआ, NH3 क्या है, अमोनिया, ठीक है ना। तो अमोनिया सब अलग अलग, नाइट्रोजन H2 अलग अलग कर सकते हो। तो ये इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं प्रोसेस, ठीक है ना। तो इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो तो होता क्या है मालूम है, अब देखो अब ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो जैसे ही प्रोडक्ट बना, थोड़ा अभी तो प्रोडक्ट जीरो है, एक पॉइंट में समझो 100, मान लो 100 ग्राम, या अभी 0 ग्राम प्रोडक्ट है नहीं, और ये दोनों को मिलाया 50-50 100 ग्राम मिलाया, एग्जाम्पल तौर बता रहा हूँ मैं, तो पकड़ना मत बात को सर ये इतना नहीं मिलना चाहिए अमाउंट। तो 50-50 ग्राम मिला, यहाँ पे 0 है। अब ये 100 ग्राम हो गया, 100 से पहले 10 ग्राम बनेगा, फिर 20 ग्राम, तो ये 10-20 ग्राम वापस क्या रिएक्टेंट की तरफ प्रोसेस हो जाएगा, इसका कर सकते हैं ना प्रोसेस, तो ठीक है। ये धीरे अब ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, 10 20 30 40 50, इधर से 10 स्टार्टिंग में बन गया था, तो ये बढ़ता जा रहा है, इधर 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 बैकवर्ड हो रहा है, 10 20 30 40 50 45, यहाँ 50 आके इक्विलिब्रियम हो गया। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। उन दोनों का जो रिएक्शन हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। देखो यहाँ से चालू हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड मतलब प्रोडक्ट की तरफ बनना, फॉरवर्ड मतलब प्रोडक्ट की तरफ बनना। और जब जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता आए, मतलब बनता जाएगा, थोड़ा बहुत अमाउंट बनता जाएगा ना, यानी ये पहले 100 ग्राम, ये 0 है, जैसे हमने मिलाया रिएक्शन चालू हुआ, तो धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्ट बनने लगेगा। जब प्रोडक्ट बनने लगेगा तो ये बैकवर्ड रिएक्शन भी करेगा, एक पॉइंट में आके। तो अभी फिलहाल तो स्टार्टिंग में अगर हम टाइमलाइन देखेंगे तो टाइमलाइन में फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब आप लोग चाहते लिख, जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब होता है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनना, बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बनना। तो फिलहाल तो इसका रेट ज़्यादा है ना, क्यों, क्योंकि ये यही अमाउंट है, अभी तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, हमने मिक्स किया ना प्रोडक्ट, अभी तो प्रोडक्ट बने ही नहीं ना, जैसे हम मिक्स करेंगे तो रिएक्शन चालू होगा, प्रोडक्ट बनना चालू होगा, ठीक है। फिलहाल तो इसका रेट बहुत ज़्यादा है, किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा फिर प्रोडक्ट भी क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन देने लगेगा। ऐसे तो साइकिल पूरी चलता रहेगा ना। हाँ, तो एक पॉइंट में इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझ गया, एक पॉइंट में आके इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, ठीक है ना। इसकी स्पीड कम होती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट में आके इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सो रीजन फॉर अटेनमेंट ऑफ, यानी कि अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कब आके अटेन होता है, मिलता है, हम लोग को मिलता है, तो जब डेल्टा जी क्या हो जाए, मिनिमम या 0 हो जाए। तो डेल्टा जी एक फ्री एनर्जी होती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का जो रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी आपस में रिलेशन। तो एक पॉइंट में आके जब एनर्जी यानी डेल्टा जी गिव फ्री एनर्जी 0 हो जाती है, तो वहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिल जाता है। अगर आपको गिव फ्री एनर्जी के बारे में नहीं पता है तो वो आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना। ये एनर्जी और एब्जॉर्ब एंड रिलीज करने का प्रोसेस होता है, गिव फ्री एनर्जी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो रेड वाला है ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है ना। और ये जो ब्लू लाइन है ये दिखाया है बैकवर्ड रिएक्शन से। तो टाइम जीरो पे अभी तो रिवर्स वाला 0 ही है, नीचे है ना 0, लेकिन फॉरवर्ड वाला तो बहुत ज़्यादा रेट है। क्यों, जब हम दो क्वांटिटी मिला रहे हैं, मतलब दो सब्सटेंस को मिला रहे रिएक्शन के लिए, दो रिएक्टेंट को मिला रहे, तो स्टार्टिंग में तो रेट बहुत ज़्यादा होगा ना, जैसे वो मिले उनका रिएक्शन बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो रेट, ये है रेट का ग्राफ, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट स्टार्टिंग में टाइम 0 पे बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट तो अभी है ही नहीं, तो ये 0 है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ने के साथ में फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता है, देखो रेट है ना, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। और बैकवर्ड रिएक्शन का ये रिवर्स रेट जो होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके पास भी तो क्वांटिटी पहुंच जाएगी ना, उसके पास भी क्वांटिटी पहुंच जाएगी। तो फॉरवर्ड का रेट धीरे धीरे कम होता जाएगा और यहाँ से बैकवर्ड भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। फिर एक टाइम आएगा जहाँ पर दोनों के रेट
दोनों के रिएक्शन के रेट क्या हो जाएंगे, एक पॉइंट में आके इक्वल हो जाएंगे। एक पॉइंट में आके दोनों के इक्वल, दोनों के जो रिएक्शन के जो रेट है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जैसे हम लोग दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे रिएक्ट कराने के लिए, तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रिएक्शन होगा, बहुत तेज रेट होगा। प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है अभी, तो प्रोडक्ट तो ज़ीरो है, इसका रिएक्शन इसका जो रेट है वो तो ज़ीरो ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट थोड़ा स्लो होता जाएगा और रिवर्स वाला भी धीरे 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 बढ़ता जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। दोनों के जो रेट है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है एंड इक्वल रिएक्शन का जो रेट है वो सेम हो जाएगा, इक्वल, वही इसी के इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ठीक इसी तरह अगर हम अमाउंट ऑफ टाइम से देखें, मतलब यहाँ पे रेट ग्राफ में था, यहाँ पर अमाउंट है, तो अमाउंट देखो, अमाउंट में क्या दिखाया है कि शुरुआत में तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तो जीरो ही है, अभी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं ना, और रिएक्टेंट तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होते जाएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का जो वो होगा अमाउंट यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखाया है कि जिस देखो यहाँ पर रेट दोनों मिलके एक कांस्टेंट हो गया, तो ज़रूरी नहीं कि अमाउंट दोनों का बराबर हो, ये बताया गया इसमें कि ये 50 ग्राम तो ये भी 50 ग्राम, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है प्रोडक्ट का 80 ग्राम हो, ये 20 ग्राम ही हो, रिएक्टेंट 20 ग्राम बचे और प्रोडक्ट 80 ग्राम हो जाए अगर 100 में पकड़ रहे हैं तो ये, लेकिन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन ये सेम रहेगा। तो जरूरी, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि दोनों का अमाउंट भी सेम हो, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पॉइंट में हो सकता हो कि रिएक्टेंट 20 ग्राम बचे, एक पॉइंट में हो सकता हो प्रोडक्ट 80 हो जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट में आके कांस्टेंट हो ही जाएगा। ठीक है, अनलिमिटेड थोड़ा बढ़ेगा, कहीं पर तो आके रुक जाएगा ना। ठीक है, बट जरूरी नहीं सेम 50-85 ग्राम, ये जरूरी नहीं है। हाँ, रेट जरूरी हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हो रहा है कि ये 80 ग्राम होने पर प्रोडक्ट का और रिएक्शन का 20 ग्राम होने पर भी रेट सेम रह सकता है। माना कि इसका अमाउंट कम है एक पॉइंट में आके रिएक्टेंट का, माना कि प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा है एक पॉइंट में आके, तो भी अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रह सकता है। ठीक है ना, ये है कहानी। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, कंसीडर ए केमिकल। सो यहाँ पे देखो N2, देखो यहाँ पर हम लोग केमिकल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनवा रहे हैं। ठीक है, किससे किससे ले रहे हैं, नाइट्रोजन है हाइड्रोजन से। तो हमने क्या बनाया, अमोनिया बनाया। क्या बनाया, अमोनिया बनाया। तो यहाँ पे N2 + 3H2 से क्या बन जाएगा, 2NH3 हो जाएगा। ये बैलेंस तो आप लोग करना आता ही है। ठीक है, तो अब देखो पहले क्या होगा, पहला प्रोसेस होगा फॉरवर्ड, प्रोडक्ट तो बनना बाद में होगा ना स्टार्ट। तो जब दोनों फॉरवर्ड, हाँ दोनों जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन चालू होगा, फिर कुछ प्रोसेस होने के बाद, यानी यहाँ पे जैसे 2NH3 बना कुछ अमाउंट से, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगेगा। तो ये हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन, यानी कि 2NH3 से हम लोग N2 3H2 भी अचीव कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है ना। सो यहाँ पर ये यहाँ पे N2 + 3H2 का है, क्योंकि ये क्या है, ब्लू वाला रिएक्टेंट है, और ये वाला 2NH3 से N2 और 3H2 है। ये प्रोडक्ट से है, प्रोडक्ट 2 रिएक्टेंट जा रहा है, ये रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट जा रहा है, और एक पॉइंट में आके इक्विलिब्रियम, यानी दोनों का जो रेट होगा वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, देखो एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में तो है ना प्रेजेंट, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है प्रोडक्ट, लेकिन इक्विलिब्रियम में दोनों ही है। ठीक है, बोथ द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल रेट, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो इक्विलिब्रियम के पॉइंट से पकड़ो, हमने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, उसके बाद ये सारी बातें हो रही है। इक्विलिब्रियम में आ गए तो हम क्या कह रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्टिव प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट, एट इक्विलिब्रियम बोथ रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल रेट। इक्वल रेट क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ना पहले की बात करें ना बाद की बात करें। इक्विलिब्रियम में इक्वल रेट, इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या हुआ, दोनों का रेट जो है वो इक्वल है। ठीक है ना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा कब,
जब इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट के जो कॉन्सेंट्रेशन और जो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और कैटलिस्ट भी अगर आप डालोगे तो भी उसके इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है पहले टाइम पर हो जाए, ठीक है ना, लेकिन वो दोनों का जो रेशियो रहेगा वो उसी हिसाब से रहेगा। हो सकता है थोड़ा पहले अचीव हो जाए क्या कैटलिस्ट, लेकिन उसकी जो पोजीशन होगी इक्विलिब्रियम की वो चेंज नहीं होगी। दोनों का जो रेट में कोई फर्क नहीं आएगा, रेट वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉज ऑफ मास एक्शन। देखो मास एक्शन क्या होता है कि रिएक्शन में कितना मास एक्टिव है रिएक्टेंट का। एग्जाम्पल के तौर पे तुम एक बकेट में पानी आपने ले लिया, ठीक है, और इतना ही पानी आपने ज़मीन में फैला दिया। इतना ही पानी आपने कितने फैला दिया? ज़मीन में फैला दिया, जमीन में नहीं होगा। ठीक है। अब ये है आपका सन। अब बताओ कहाँ का पानी जल्दी सूखेगा? ज़मीन में पड़ा हुआ पानी जल्दी सूखेगा क्योंकि ज़मीन पे सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है सन की लाइट को इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर सरफेस एरिया कम मिल रहा है, ठीक है ना, तो एक धीरे धीरे पानी सूखेगा। इसका पानी तो इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो मास एक्शन इसका ज़्यादा है। इसके जो मास है, इस पानी जो ज़मीन में पड़ा है वो ज़्यादा एक्टिव है रिएक्टिव। तो यही चीज़ होती है लॉ ऑफ मास एक्शन में। हम लोग यही पढ़ते हैं कि रिएक्ट कराने के लिए जो मास है सब्सटेंस का वो कितना एक्टिव है, ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने देखो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा, ए कैपिटल ए बी कैपिटल बी, रिएक्ट होकर क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो ए जो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी दिख रहा है ये स्टैकोमेट्री है, ये मोल है, 2n 3h ऐसे, ठीक है ना, ये मोल से स्टैकोमेट्री है उसकी। तो 2a प्लस बी बल्कि क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर अगर हम उसका रेट निकालने जाएंगे तो रेट हम लोग कैसे निकालेंगे? अल्फा ए और स्टैकोमेट्री क्या कर देंगे? पावर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे बी आपका रिएक्टेंट है और ये जो स्मॉल बी है ये रिएक्टेंट का मोल था, उसकी स्टैकोमेट्री वो ऊपर आ गई, ठीक है ना, ये ऊपर आ जाएगा, ये अभी एग्जांपल समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी अब ये जो कांस्टेंट है एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी के, तो रेट का ये फॉर्मूला आपका आ गया, रेट के ए की पावर ए बी की पावर बी, जिसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी आपके रिएक्टेंट है और स्मॉल ए जो पावर दिया हुआ है वो क्या है? इसके स्टैकोमेट्री है, नहीं स्टैकोमेट्री है। जैसे कि ये 2n3 तो 2 ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना, एक 3h2 है तो 3 ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो ये बन गया रेट का फॉर्मूला, ओके। तो द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। इस के को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। सो ए एंड बी ये क्या है? एक्टिव मास है। तो हमें यह समझ में आया कि जितना ज्यादा देखो रेट इज इक्वल टू व्हाट? के ए इनटू बी। तो ए और बी क्या है? ये एक्टिव मास है, जो भी मोलर आपके जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनका ये एक्टिव मास है। तो जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, है ना। तो ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, एक्टिव मासेस का जो प्रोडक्ट है वो रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतना तेज़ी से रेट होगा उसका। सी द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ active masses of reaction with each active mass term raised to the power equal to its stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient जैसे मैंने भी बताया कि ये जो है ना stoichiometric है इसका, ठीक है ना, ये पावर हो जाएगा। हाँ वही ना, इसी का coefficient एक्टिव मास का जो coefficient है वही तो stoichiometry है ना, ए का coefficient ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्स वाई से भी कर सकते हो, एक्सप्रेस में कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन का मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ए प्लस बी बी क्या बन गया? सी प्लस डी डी, है ना, प्रोडक्ट बन गया ये। ओके, एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, यस सर, क्या हुआ था यहाँ पर? N2 3H2 तो क्या बना? 2NH3। हो सकता है प्लस कुछ और भी रिलीज हो जाए, पानी बन, ठीक है ना। वो एक
डी भी दिया हुआ है Yes, sir. कि अगर Okay. दो उधर, दो उधर. हाँ नहीं जरूरी नहीं यहाँ पे दो बने हो हाँ, सकता है 3 हाँ. बन जाए, ठीक है। तो ये तो आपको खैर इतना मालूम होगा। कंसीडर अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ए बी बी, ये जो है क्या है, रिवर्सिबल है, देखो Reversible. एरो से बनाया गया है, बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सी सी डी डी। सो अप्लाइंग लोमा, व्हाट इज लोमा? लॉ ऑफ मास Action. हाँ टू फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट हमने क्या बताया था आपको, फॉरवर्ड के लिए दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का Yes, एक्टिव sir. मास का प्रोडक्ट और उन्हीं के स्टैकोमेट्रिक पावर में लगा हाँ. दें। तो ए एंड बी आर द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, एंड स्मॉल बी आर द स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो ये स्टैकोमेट्री इसके पावर चली जाती है, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। ये रेट का फॉर्मूला आ गया और इसको बोलते हैं, और एक कांस्टेंट वैल्यू लगा देना के एफ, स्मॉल एफ। क्यों स्मॉल? यहाँ पे एफ से क्यों एक्सप्रेस किया, सिंबॉलिक एफ है, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो यहाँ पे के एफ लगाओगे, ठीक है ना। और रिवर्सिबल के लिए सेम चीज आप रिवर्स के लिए भी यही करोगे। रिवर्स में क्या कह रहे हैं, सी इंटू डी, रिवर्स में क्या करोगे, सी इंटू डी, और उसके स्टैकोमेट्री ऊपर चली जाएगी, तो सी इंटू डी मल्टीप्लाई होगा, हाँ, sir. और दोनों की स्टैकोमेट्री ऊपर चली जाएगी, और वो जो कांस्टेंट होगा वो के आर कहेंगे उसे। Okay. क्या कहेंगे, के आर। KR. एक कांस्टेंट लगा देना के आर, हाँ. ठीक है ना। तो सी अब इसका ये use अब ये नहीं के होगा। के क्या है, ये कांस्टेंट क्यों लगाया है, वो डिपेंड कर रहे हैं ना कि कैसा प्रेशर है, कहाँ पर आप रिएक्ट करवा रहे हो, वहाँ पे प्रेशर क्या है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वो मटेरियल है वो क्या है। तो वो के की वैल्यू वही है, उसकी कांस्टेंट डिपेंड करता है उस सब्सटेंस के ऊपर, डिपेंड करता है उस रिएक्टेंट के ऊपर, डिपेंड करता है उसके प्रोडक्ट के ऊपर के की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है ना। सो के आर एंड के एफ एंड के आर द रेट and rate constant product C and D, ठीक है। See, C and D are the molar concentration of C and D respectively. C and small d are the stoichiometric coefficient of C and D. तो जिस तरह हमने फॉरवर्ड के लिए किया, फॉरवर्ड के लिए कांस्टेंट क्या लगा रहे हैं, के एफ लगा रहे हैं, ठीक इसी तरीके से रिवर्स के लिए के आर लगा रहे हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। ये इसका भी अभी देखना, अब काफ़ी सारे रिलेशन के एफ और के आर के भी रिलेशन हम लोगों को मिलेंगे। हमने फॉरवर्ड के लिए क्या लिया फॉर्मूला, बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू के एफ Yes, sir. ए इंटू बी, ए के ऊपर ए का कोएफिशिएंट पावर लगा दो, उसकी स्टैकोमेट्री, बी के ऊपर बी की स्टैकोमेट्री लगा दो, कोई भी नंबर होगा। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन के लिए कांस्टेंट क्या दो, के आर दोगे, सी के ऊपर सी और डी का आपस में प्रोडक्ट बनेगा, मल्टीप्लाई होगा, सी के ऊपर सी की स्टैकोमेट्री लगा दोगे, और डी के ऊपर डी की स्टैकोमेट्री लगा दोगे। तो इक्विलिब्रियम में यहाँ पर देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलता है। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि आर एफ इज इक्वल टू आर आर, Oh. यही तो हुआ इक्विलिब्रियम का, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड Equal to रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों का रेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आर एफ इज इक्वल टू आर आर हो गया, यानी दोनों का रेट बराबर हो गया, इसका मतलब ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए, वन साइड इक्वल हो गया तो ये भी इक्वल हो गया। तो के एफ ए इंटू बी बी इज इक्वल टू के आर सी सी इंटू डी डी, ठीक है ना। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट और पावर लगा दी उनकी स्टैकोमेट्री, यहाँ पर भी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है उनकी पावर लगा दी स्टैकोमेट्री। अब यहाँ पर अगर हम के एफ और के आर का रेशियो लें, कंपेरिजन लें, ठीक है, तो के आर यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, के एफ बाई के आर, और ये जो रिएक्टेंट है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो के एफ के आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस, प्रोडक्ट अपॉन मतलब लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन का प्रोडक्ट एंड उसी का रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट नीचे आ गया ना, प्रोडक्ट समझ गया ना कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, पूरा प्रोसेस बता रहा है, ठीक है ना। रिएक्शन दोनों के रेट बराबर हो गए, तो यानी ये अदर साइड भी इक्वल हो गया, तो के आर नीचे आ जाएगा, तो इसका ये नीचे ले आएंगे। तो फाइनली इन के एफ बाई के आर को हम एक नाम दे दें, इतना बड़ा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने नाम दे दिया के सी। क्या नाम दे दिया, के सी। तो के एफ के आर, के एफ अपॉन के आर को शॉर्ट में नाम क्या दे दिया, के सी। तो के सी क्या है, के एफ अपॉन के आर, ठीक है ना। तो इसको हमने के सी बोल दिया, नया टर्म दे दिया के सी, ठीक है, नया टर्म दे दिया के सी। तो ये याद रखना, के एफ अपॉन के आर इज इक्वल टू के सी। और ये चीज़ कब होती है, कब होती है, कब होती है, ये इक्विलिब्रियम में ही होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम से ही तो हमने आर एफ इज इक्वल टू आर आर किया था। Yes, sir. ये चीज़ आई है, कब आई है, इक्विलिब्रियम से आई है। अगर इक्विलिब्रियम होता नहीं
तो आर इक्वल आर आर होता नहीं, तो ये भी आपस में इक्वेट होता नहीं, तो केसी आता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जो अपॉन हुए, ये जो रेशियो आया है केसी का, ये इक्विलिब्रियम पर ही आना है। यहां तक समझ में आया? अब जो केसी है ये किस पर डिपेंड कर रही है? डेफिनेटली रिएक्शन पे डिपेंड कर रही है। भाई रिएक्शन क्या है स्टैकोमेट्री का, उसकी स्टैकोमेट्री क्या है? Yes. जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट है, उनकी स्टैकोमेट्री क्या है? सो केसी डिपेंड ऑन टू फैक्टर, रिएक्शन स्टैकोमेट्री एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इफेक्ट्स ऑफ स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट है ना, ये जब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो ये तो पावर है ना, तो पावर तो रोल रहेगा ना ओवरऑल केसी के लिए। केसी की जो वैल्यू आ रही है ये स्टैकोमेट्री का रोल नहीं रहेगा, तो इसीलिए बताया रिएक्शन स्टैकोमेट्री एंड टेम्परेचर, ये दोनों का रोल रहता है। व्हेन द रिएक्शन इज रिवर्स, रिएक्शन जो रिवर्स हो रहा है तो क्या होगा? सीसीडीडी क्या बन रहा है? ए बी बी बन रहा है, ठीक है। ये हो गया के आर, ये हो गया के एफ, ये हो गया के आर, ठीक है। वही हो गया ना, के वन के टू का मतलब वही हुआ, ठीक है ना। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इज इन्वर्टेड, अगर इसको इन्वर्ट कर देंगे तो ए बी बी ऊपर चला जाएगा, सी सी डी डी नीचे आ जाएगा, दैट विल बी 1/K1, मतलब K1 इज इक्वल टू सी डी ऊपर आ रहा था, ए भी नीचे आ रहा था। अगर इसको वन साइड रेसिप्रोकल किया, हाँ वन साइड रेसिप्रोकल किया, तो अदर साइड भी क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली K1 K2 और K12 की ये आपस में जब आप इक्वेट करोगे, एलिमिनेट करोगे, तो एक नई इक्वेशन निकलती चली आएगी, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो यहां क्या लिखा? एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज फॉरवर्ड डोमिनेंट। अगर हम कह रहे हैं कि यार फॉरवर्ड बहुत अच्छा हो रहा है, कब बहुत अच्छा हो रहा है फॉरवर्ड? जब केसी की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है, इतनी ज्यादा है केसी की वैल्यू। केसी मतलब दिस इज योर केसी, KF और KR का। ये हाँ, ये जो वैल्यू आ रही है अगर ये 1000 से ऊपर आ रही है, Yes, sir. तो हम ये क्या कहेंगे कि ये क्या, कौन सा डोमिनेंट है? इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉरवर्ड डोमिनेंट, फॉरवर्ड बहुत अच्छा हुआ था। इस वाले एक्सप्रेशन में जो भी रिएक्शन, जो भी टाइप का रिएक्शन है, काफी अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग केमिकल के, तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन है, अगर केसी की वैल्यू 1000 ज्यादा हो रही, मतलब यहाँ पर फॉरवर्ड ज्यादा हुआ है, फॉरवर्ड का रेट ज्यादा रहा है, फॉरवर्ड ज्यादा डोमिनेंट रहा है, काफी देर बाद इक्विलिब्रियम मिला है, ठीक है ना। सो अगर केसी 10⁻³ से कम है, काफी कम है, 0.001 उससे भी कम है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज बैकवर्ड डोमिनेंट। अब देखो इसका मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, देखो केसी 1000 से ऊपर होना, कभी वैल्यू कब ऊपर, ये केसी ज्यादा कब होगा? केसी ज्यादा कब होगा? केसी डिफरेंस ज्यादा कब हो? जब न्यूमरेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर बहुत है, न्यूमरेटर में कौन है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, तभी तो केसी ज्यादा हुआ है, Yes, sir. Direct. प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, समझो। सीओडी क्या है? प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है? React. सीओडी क्या है? प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है? Reactant. सीओडी प्रोडक्ट है, नीचे वाले रिएक्टेंट नहीं. सीओडी ए अच्छा हाँ ठीक 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 थोड़ा ए बी बी, वहां पे Yes, सी सी yes, डी डी, तो सी डी डी ये सी डी है, ये प्रोडक्ट है। और केसी 1000 से ज्यादा होना या 1 से ज्यादा होना कब होगा? जब न्यूमरेटर बहुत ज्यादा हो, Yes. जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा. बहुत ज्यादा हो, तभी तो ओवरऑल तुम कैलकुलेट, थोड़ी मैथ भी Yes, समझो, sir. जब ऐसे कैलकुलेट करोगे और ये आंसर 1000 से ज्यादा आ रहा है, तो ये आंसर 1000 ज्यादा कब होगा? जब न्यूमरेटर बहुत ज्यादा हो, और आपने डिवाइड किया, न्यूमरेटर ज्यादा, 1000 के ऊपर आ गया आंसर। तो न्यूमरेटर ज्यादा होना मतलब प्रोडक्ट ज्यादा होना, अब प्रोडक्ट ज्यादा होना मतलब कि तुमने जो रिएक्ट कराया तो इतनी तेज रिएक्ट हुआ, जो तुमने रिएक्टेंट मिलाए थे इतनी तेज रिएक्ट हुए कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गया। ये तो मैं ग्राफ में बता चुका हूँ कि अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होना चाहिए, अलग है। हो सकता है प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए, रिएक्टेंट 20 रहे, तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि अगर केसी 1000 से ऊपर आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है। अगर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें कि न्यूमरेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तभी 1000 से ऊपर आ रहा है आंसर इसको कैलकुलेट करने पे। तो न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होना मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कब बनेगा? जब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेजी से होगा, Yes. है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट जो बन रहा है बहुत ज्यादा बन रहा है, Yes. ठीक है, समझ गया ना। इसलिए और यहाँ पर जब केसी 1000 की पावर -3 1 से भी कम है, कम है. मतलब 0.00 में जा रहे हैं ना, तो 1 से कम कब होगा कोई भी चीज? अगर न्यूमिनेटर बेसिक मैथ के देखोगे, जब डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो,
देखो जैसे 2 है और ये है समझो कि 20, तो इसका आंसर 1 से कम आएगा कि नहीं आएगा, 1/10 है ना। 1/10 0.1, 1 से कम आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर ज़्यादा हुआ, यस सर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तब 1 से वैल्यू कम आएगी। तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होना, अगर इसी को इसमें करेक्ट करो, मतलब रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट बहुत कम है, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट बहुत कम है। तो बस यही बात हो रही है कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज बैकवर्ड डोमिनेंट, मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट ज़्यादा होना मतलब प्रोडक्ट आपका जो बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट हो रहा है, यस सर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहा है। मतलब अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे प्रोडक्ट को अलग अलग करना है तो बहुत जल्दी अलग अलग हो जाएगा कंपेरेटिवली उनको ज्वाइन कर, है ना। देखो फॉरवर्ड में हम क्या करें, ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, फॉरवर्ड से क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे शक्कर और पानी को घोला तो वो तो तेजी से घुल जाएगा, ठीक है, यानी रिएक्शन फास्ट हुआ और प्रोडक्ट जल्दी बन गया। लेकिन उसमें से शक्कर अलग करना है, बैकवर्ड में जाओ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ पर उनको बनाना, प्रोडक्ट बनाना काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन उनको निकालना बहुत तेजी से हो जाता है। अब समझ में आएगी नहीं आई बात। तो कभी कभी कोई चैप्टर करेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर केसी 1 से कम है इसका मतलब प्रोडक्ट कम है, यस सर रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, यस सर तो मतलब बैकवर्ड बहुत अच्छा हो रहा है, बैकवर्ड अच्छा हो रहा है, ठीक है? इक्विलिब्रियम में तो दोनों सेम होने चाहिए ना। एक पॉइंट में तो आके सेम होंगे, ये तो अमाउंट की बात हो रही है, ये क्या है, ये टोटल अमाउंट हो रहा है, ओके है ना। होते 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 सेम। ठीक है, हाँ ठीक है, माना कि फॉरवर्ड डोमिनेंट, हाँ हाँ माना कि फॉरवर्ड, लेकिन एक पॉइंट में हुआ जाकर बैकवर्ड भाई, डोमिनेंट हो जाएगा एक पॉइंट पर। नहीं नहीं बैकवर्ड डोमिनेंट नहीं, समझे नहीं, देखो बात समझो, डिपेंड्स 10 समझ गया। और हमें 100 में जाना है, बात समझना, 1 से 100 में जाना है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है मालूम है, कब इक्विलिब्रियम मिल रहा है फॉरवर्ड में, 80 में जाके मिल रहा है, ऐसे सोचो, काफी ज्यादा काफी तेजी से हुआ, ठीक है, 80 में जाके मिल रहा है, ठीक है। यहाँ के लिए 20 सेकंड ही हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 80 में जाके, मतलब इसने जितना कवर 80 में किया, 80 को आने के लिए इसको उतना, समझ गए ना, ये चीज समझो आप कि इतना अच्छा, तेजी ठीक से है, रिएक्ट हुआ और ये वाला तब जाके 80 में आ पाया, ऐसे समझो आप, ठीक है ना। प्रोडक्ट, हाँ इतना तेज रिएक्शन हुआ, हाँ ये समझो आप। इक्विलिब्रियम हो गया आकर एक पॉइंट, लेकिन 80 में आकर वो बीच में नहीं हुआ, मिडल में नहीं हुआ, 80 में जाकर हुआ इक्विलिब्रियम, ऐसे सोचो। मतलब प्रोडक्ट ने रिवर्स बहुत देर में स्टार्ट किया, यस प्रोडक्ट ने रिवर्स करना बहुत देर में स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ बैकवर्ड है ना बहुत देर में स्टार्ट हुआ, जब ये 80 पहुंच गया तब जाके इसने स्टार्ट किया, इसने 20 कवर कर पाया, लेकिन एक पॉइंट में आके इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब ये देखो, जिस तरह हम लोग के को हम क्या कह रहे हैं, व्हाट इज के, केसी इज व्हाट, इट इज ऑल अबाउट एट इक्विलिब्रियम, यस इट इज ऑल अबाउट एट इक्विलिब्रियम, रेट जो है, रेट का जो रेशियो है, ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम की बात होती है। तो इसके अलावा भी और बातें हो सकती हैं, जैसे क्यू हमने ले लिया, अगर के नहीं है तो मतलब क्यू है। अब क्यू जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो जाएगा दोनों का रेट, तब वो क्यू के बन जाएगा, है ना। कहीं पर फॉरवर्ड का जो रिएक्शन है वो ज्यादा है और बैकवर्ड का कम है, यानी रिवर्स का कम है, बैकवर्ड ले लो, बैकवर्ड रिएक्शन कम है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने 180 और 100 का एग्जांपल दिया था ऐसे, तो यहां पर क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम, समझो आपको इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव हो रहा है, तो अगर किसी एक पॉइंट में इक्विलिब्रियम के अलावा, इक्विलिब्रियम को क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम के अलावा दूसरे किसी पॉइंट में आप कंपेयर कर रहे हो तो इसे आप क्यू बोलेंगे, समझे। दूसरे किसी पॉइंट में कंपेयर कर रहे हो तो इसे क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। और जहां पर इक्विलिब्रियम, जहां पे दोनों के रेट बराबर हो गए तो उसको हम लोग के बोलते हैं, ये चीज समझो। सो इट मेजर द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट प्रेजेंट ड्यूरिंग ए रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट। तो जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम पे हम चेक करें, किसी टाइमलाइन पे हमने चेक किया, हमने टाइमलाइन जैसे 1 से लेकर 50 सेकंड तक के बीच का प्रोसेस है पूरा बनने का प्रोडक्ट, हमने 20 सेकंड में चेक किया, 20 सेकंड में चेक किया तो हमने क्या चेक किया 20 सेकंड में, कि फॉरवर्ड वाला बहुत ज्यादा है रेट और बैकवर्ड वाला कम है। तो
उस पॉइंट में क्या बोलेंगे, उस 20 सेकंड वाले पॉइंट क्या बोलेंगे, क्यू क्यों बोलेंगे, बोलेंगे? बिकॉज दैट इज नॉट इक्विलिब्रियम, यस सर, दैट इज नॉट इक्विलिब्रियम, वहां पे हम बोलेंगे क्यू। क्यों है? फिर हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर 1 से 50 सेकंड का बीच का एक टाइम लाइन है, फिर हमने 45th वाले सेकंड में यानी 45 सेकंड में देखा। जब 45 सेकंड में देखी पिक्चर को तो हमने क्या देखा कि फॉरवर्ड वाला का रेट ऑफ फॉरवर्ड काफी कम हो गया है और बैकवर्ड वाला काफी तेज है, तो वहां पर भी के नहीं बोलेंगे, उसे हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो बैकवर्ड वाला ज्यादा है। के कब बोलते हैं, जब दोनों के रिएक्शन क्या हो, इक्वल हो। अगर दोनों के रिएक्शन इक्वल नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल नहीं है और किसी पॉइंट में चेक करना है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्यू। ठीक है ना, ये चीज है। सो के डिस्क्राइब ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम एंड क्यू डिस्क्राइब ए रिएक्शन नॉट एट इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम के अलावा अगर हम देख रहे हैं। सो कैलकुलेटिंग क्यू इज जस्ट लाइक कैलकुलेटिंग के, जैसे के को कैलकुलेट करते हैं वैसे क्यू को करते हैं, क्यू सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी बी, ठीक है ना, करते वैसे, लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यस सर, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ठीक है, ये